कहानी की शुरुआत घने जंगल के बीच बने एक पुराने केबिन से होती है, जहां अचानक उस केबिन की खिड़की से एक लड़का जान बचाकर बाहर कूद आया और बिना पीछे मुड़े पूरी ताकत के साथ जंगल की ओर दौड़ पड़ा। उसी समय घर के अंदर से एक चुड़ैल जैसी डरावनी औरत बाहर निकली। उसने वो बंदूक उठा ली। जो लड़का घबराहट में पीछे छोड़ गया था और खून लगे गिलास को जीभ से चाटने लगी। उधर लड़का डर के मारे जंगल में गिरता पड़ता भागता रहा। भागते भागते उसने जल्दी से एक लिफाफा अपने बैग के अंदर छिपा लिया, जैसे वह उसके लिए सबसे कीमती चीज हो। फिर उसके हाथ बार बार खाली कमर की तरफ जा रहे थे। तब अचानक पूरे जंगल में उस औरत की डरावनी हंसी गूंज उठी। उसी पल ऊपर से तेज रोशनी उस पर पड़ी, जिससे उसकी आंखें चौंधी आ गईं। फिर उसी रात जंगल में गश्त कर रहे पुलिस ऑफिसर्स ने उस लड़के को ढूंढ निकाला। जब उन्होंने उसे पास से देखा तो उन्होंने पहचान लिया कि वह रॉनी हार्लो था। पर रॉनी बिल्कुल चुप था। उसकी आंखें खाली थीं और वह किसी ट्रांस जैसी हालत में दिख रहा था। इसके बाद कहानी साल 1997 में मार्थ वाइनर्ड नाम के एक छोटे से आइलैंड पर शिफ्ट होती है, जहां नोहा नाम का एक लड़का अपनी मां मार्थ और अपनी छोटी बहन के साथ रहता था। उनका एक सुंदर सा बीच हाउस था जो समुद्र के बिल्कुल पास बना हुआ था, और गर्मियों के मौसम में वे उस घर के कमरे यात्रियों को किराए पर दिया करते थे। उसी सुबह उनके घर एक नई किराएदार आई, जिसका नाम मिस हेल्वसन था। वो सिर से पैर तक काले कपड़ों में थी और उसका लुक बाकी लोगों से बिल्कुल अलग था। उसे देखते ही नोहा के दिल में एक अजीब सा डर बैठ गया, लेकिन उसने इस एहसास को नजरअंदाज किया और वहां से चला गया। जिसके बाद नोहा एक एडिटर से मिलने पहुंचा। दरअसल नोहा अपने पिता की तरह एक फेमस रिपोर्टर बनना चाहता था। इसी वजह से वह अक्सर इस शहर के बारे में लेख लिखा करता था। रोज की तरह इस दिन भी उसने एक लेख लिखा था, और वही लेख उसने एडिटर को पढ़ने दी। वो लेख एक ऐसे आदमी के बारे में थी जो चुपचाप एक औरत पर गंदी नजर रखता था। एडिटर ने कहानी को ध्यान से पढ़ा। शुरुआत में उसे नोहा की लेखन शैली पसंद आई, लेकिन आखिर में उसने कहानी छापने से मना कर दिया। उसने नोहा को समझाते हुए कहा कि यह जगह बहुत सुरक्षित मानी जाती है। लोग यहाँ डरने या घबराने के लिए नहीं, बल्कि शांति, सुकून और आराम के लिए आते हैं। एडिटर ने नोहा की काबिलियत की तारीफ भी की और कहा कि वह सच में अपने पिता की तरह बन सकता है, लेकिन साथ ही उसने सलाह दी कि अगर वह यहाँ अपने लेख छपवाना चाहता है तो उसे हल्की, खुशहाल और सकारात्मक कहानियां लिखनी होंगी। जिसके बाद नोहा एक बेसबॉल मैच खेलने गया। मैच काफी रोमांचक रहा और आखिर में उसकी टीम जीत गई। फिर खेल खत्म होने के बाद वह अपने दोस्तों यूजीन, सैमी और बेन के साथ हंसते बोलते घर लौट रहा था, लेकिन तभी वे एक पुराने और सुनसान घर के पास से गुजरे। वो घर जीन नाम के एक रहस्यमय आदमी का था। उस आदमी को लेकर पूरे इलाके में अजीब अफवाहें फैली हुई थीं। कहा जाता था कि साल 1965 में उसकी पत्नी और बच्चे अचानक गायब हो गए थे, लेकिन नोहा को पूरा यकीन था कि उन लोगों की हत्या हुई थी और उनकी लाशें अब भी उसी जमीन में कहीं दबी हुई हैं। फिर नोहा ने दोस्तों से कहा कि अगर वे वहां जाकर जांच करें तो उसे अखबार के लिए एक बड़ी खबर मिल सकती है। ये सुनते ही उसके दोस्त नाराज हो गए। वे जानते थे कि नोहा की जिज्ञासा अक्सर उन्हें मुसीबत में डाल देती है। उन्होंने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन नोहा अपनी बात पर अड़ा रहा। आखिर में वे सब अनमने मन से उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गए। फिर वे चुपचाप जीन के घर के पास पहुंचे और दबे पांव अंदर घुस गए। तभी उन्होंने देखा कि जीन जमीन खोद रहा था। उसके हाथों की हरकतें और उसकी बेचैनी देखकर बच्चों का शक और भी गहरा हो गया। अब जैसे ही जीन वहां से हटा, चारों बच्चे तेजी से खलिहान के अंदर घुस गए। खलिहान के अंदर नोहा को एक पुराना जंग लगा बॉक्स दिखा। वो उसे देखकर उत्साहित हो गया और उसे खोलने ही वाला था कि अचानक बाहर से आहट सुनाई दी। घबराकर सभी बच्चे वहीं छिप गए और अपनी सांसें थाम ली। उसी पल नोहा को याद आया कि उसका बैग तो बाहर ही रह गया था। उसका दिल बैठ सा गया, लेकिन तभी जीन वहां आ गया। उसे देखते ही सभी लोग बिना पीछे मुड़े पूरी तेजी से वहां से भाग निकले। फिर उस रात बेन अपनी बीच डेट पर गया, जहां उसकी मुलाकात एली नाम की एक लड़की से हुई। दोनों समंदर के किनारे बातें करते हुए टहल रहे थे। तभी दूर से काले कपड़ों में एक रहस्यमय शख्स उन्हें लगातार देखता हुआ नजर आया। फिर बेन और एली पानी में तैरने चले गए। तभी दोनों की नजर उस काले कपड़ों वाली आकृति पर पड़ी। तब अचानक वह शख्स भी पानी में कूद गया और अगले ही पल उसने एली को पकड़ लिया और उसे जबरदस्ती पानी के नीचे खींचने लगा। बेन ये सब देखकर घबरा गया और एली को बचाने के लिए तुरंत पानी के अंदर गया, लेकिन तभी उस औरत ने एली को छोड़ दिया और बेन को पकड़ लिया। उसी पल पानी के अंदर से एक तेज रोशनी निकली, जिससे सब कुछ चमक उठा। उस रोशनी की वजह से एली किसी तरह खुद को छुड़ाने में कामयाब हो गई और बाहर निकल आई। अगली सुबह नोहा जब घर से बाहर निकला तो वह चौंक गया, क्योंकि उसका बैग बाहर ही रखा हुआ था। ये वही बैग था जो वह पिछली शाम जीन के घर के पास भूल आया था। उसने जब बैग खोला तो उसके अंदर एक पुरानी किताब रखी हुई थी जो साफ तौर पर जीन की तरफ से छोड़ी गई थी। ये देखकर नोहा के मन में अजीब सा ख्याल आया कि शायद जीन उतना बुरा इंसान नहीं है जितना लोग उसे समझते हैं। यही सोचकर नोहा बेन के घर की तरफ चल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि बेन की माँ एक पुलिस ऑफिसर से बात कर रही थी, जहां ऑफिसर उसे बोल रहा था कि बेन ठीक है और वह सिर्फ डूबने के डर की वजह से सदमे में है। लेकिन नोहा को यह बात बिल्कुल सही नहीं लगी, इसलिए वह उससे मिलने चला गया। जब उसने बेन से बात करने की कोशिश की तो बेन बिल्कुल चुप रहा।
वो तो नोहा के सवालों का जवाब भी नहीं दे रहा था और उल्टा उसकी आंखों में वही अजीब सा खालीपन था जो कहानी की शुरुआत में रॉनी की आंखों में दिखाई दिया था। इसके बाद नोहा ने एली से बात की। एली अब भी डरी हुई थी और बार बार कांप रही थी, पर उसने नोहा को पूरी घटना विस्तार से बताई। एली की बातों को सुनकर नोहा को यकीन होने लगा कि यह कोई साधारण हादसा नहीं था। नोहा ने कहा कि उन्हें यह सब पुलिस को बताना चाहिए, लेकिन एली की आंखों में बेबसी आ गई। उसने बताया कि उसने पहले ही सब कुछ बताने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उसकी बात पर भरोसा नहीं किया। ये सब सुनकर नोहा सच्चाई जानने के लिए बीच पर गया। तभी उसे वहाँ काले कपड़े का एक टुकड़ा मिला। दूर उसे मिस हेल्वरसन भी दिखाई दी। इसके बाद नोहा सीधे जीन के घर पहुंचा। उसने पहले बैग लौटाने के लिए उसका धन्यवाद किया और फिर पिछली रात चुपके से अंदर घुसने के लिए माफी भी मांगी। थोड़ी बातचीत के बाद नोहा को पता चला कि जीन पहले एक पुलिस अफसर रह चुका था। ये सुनकर नोहा की उम्मीद जगी। उसने जीन से मदद मांगी और समुद्र में हुई पूरी घटना उसे बता दी, लेकिन जीन ने उसकी बातों को बेकार की कल्पना कहकर टाल दिया और बिना कुछ और सुने उसने उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। जिसके बाद नोहा घर लौट आया, जहाँ मार्थ ने उसके लिए खाना तैयार किया था। उसने नोहा से कहा कि वह ये खाना चुपचाप मिस हेल्वरसन के कमरे के दरवाजे के बाहर रख दे। नोहा का मन तो नहीं था, लेकिन वो चुपचाप प्लेट लेकर ऊपर चला गया। जब नोहा मिस हेल्वरसन के दरवाजे के पास पहुंचा तो अंदर से अजीब सी बड़बड़ाहट सुनाई देने लगी। जिज्ञासा के मारे उसने धीरे से चाकू लिया और दरवाजे के नीचे की दरार से झांकने की कोशिश करने लगा। उसी पल उसे एहसास हुआ कि मिस हेल्वरसन अंदर से उसे ही घूर रही थी। ये देखते ही नोहा के शरीर में सिहरन दौड़ गई और डर के मारे वह प्लेट वहीं छोड़कर तेजी से वहां से भाग गया। उधर जीन अपने घर में अकेला बैठा पुराने वीडियो देख रहा था। स्क्रीन पर उसका परिवार नजर आ रहा था। उन पलों को देखकर जीन की आंखें भर आईं और उसका चेहरा उदास हो गया। तभी उसने टीवी ऑन किया। खबरों में बेन के डूबने की घटना दिखाई जा रही थी। ये खबर देखते ही जीन बेचैन हो उठा। फिर अगले दिन बेसबॉल मैच के दौरान नोहा बहुत गुस्से में था। उसका ध्यान खेल में नहीं लग रहा था और एक फैसले को लेकर उसकी अंपायर से बहस हो गई। माहौल बिगड़ता देख जीन वहां पहुंचा। उसने नोहा को शांत किया और उसे खेलने के कुछ तरीके बताए। जाते जाते जीन ने कहा कि वो बेन से भी बात करेगा। ये सुनकर नोहा को पहली बार थोड़ी उम्मीद महसूस हुई। मैच के बाद नोहा जीन को बेन के पास ले गया। बेन अब भी ट्रांस जैसी हालत में था। जब जीन ने उससे समुद्र की घटना के बारे में पूछा तो बेन ने सपाट लहजे में कहा कि वह लहरों की वजह से खींच गया था। उसने पानी के अंदर दिखाई दी तेज रोशनी का जिक्र तो किया, लेकिन उस बूढ़ी औरत के बारे में कुछ भी नहीं बताया। ये सुनकर जीन ने बेन की बातों को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया और इसे एक सामान्य हादसा मानकर नजरअंदाज कर दिया। ये देखकर नोहा को गुस्सा आ गया। उसने जीन से कहा कि बेन झूठ बोल रहा है और कुछ छिपा रहा है, लेकिन जीन ने समझाते हुए कहा कि अगर किसी ने बेन को पकड़ा होता तो उसके शरीर पर चोट या संघर्ष के निशान जरूर होते। इसके बाद कहानी उस रात की तरफ शिफ्ट हो जाती है जब कुछ यंगस्टर्स बीच पर पार्टी कर रहे थे। उसी भीड़ में एक लड़के की नजर एक बेहद खूबसूरत लड़की पर पड़ी। वो लड़की भी उसे देखकर मुस्कुरा रही थी और साफ तौर पर उसमें दिलचस्पी दिखा रही थी। कुछ देर बाद वह लड़की उसे पार्टी से दूर जंगल की तरफ ले जाने लगी। वो जगह नो मैनस लैंड के नाम से जानी जाती थी। लड़का वहां जाने से हिचक रहा था क्योंकि उसे पता था कि यह इलाका प्रतिबंधित है और दूसरे विश्व युद्ध के समय यहाँ बमों का परीक्षण हुआ करता था। लेकिन लड़की ने उसकी बातों को अनदेखा कर दिया और मुस्कुराते हुए उसका हाथ पकड़कर जबरदस्ती उसे उस अंधेरे इलाके की तरफ ले गई। लेकिन कुछ ही देर बाद अचानक जंगल के अंदर से लड़के की डरावनी चीखें गूंज उठी। उसी पल एक जोरदार धमाका हुआ जिससे पूरी जगह हिल गई और एक रोशनी आसमान तक दिखाई दी। और अगली सुबह नोहा ने यह खबर टीवी पर देख ली, जहां रिपोर्टर बता रहा था कि घायल लड़के का नाम केविन है और वह किसी तरह जिंदा बच गया है। तभी टीवी स्क्रीन पर केविन की झलक दिखाई गई। उसकी आंखें बिल्कुल खाली थीं, चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वह बिल्कुल वैसे ही देख रहा था जैसे बन और उससे पहले रॉनी देखा करते थे। ये देखकर नोहा को यकीन हो गया कि यह सब सिर्फ हादसे नहीं है, बल्कि किसी डरावनी चीज का काम है। उसने बिना देर किए यह सारी बातें जीन को जाकर बता दी। नोहा की बातें सुनते ही जीन का चेहरा गंभीर हो गया। अब उसे भी यकीन होने लगा कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। उसने फैसला किया कि सच्चाई जानने के लिए उन्हें नो मैनस लैंड जाना होगा। नो मैंस लैंड पहुंचकर जीन जमीन पर पड़े पैरों के निशान ध्यान से देखने लगा। उसकी नजरें हर छोटी छोटी बात पर थीं, जबकि नोहा उसके पीछे पीछे चलता रहा। जब वे विस्फोट वाली जगह पर पहुंचे तो नोहा शॉक रह गया, क्योंकि जमीन पर उसे काले कपड़े का एक छोटा सा टुकड़ा पड़ा मिला। वो टुकड़ा बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसे पहले बीच पर मिला था। जिसके बाद नोहा ने यूजीन और सैमी से मुलाकात की और उन्हें यह सब सबूत दिखाए। इससे यह साफ हो गया कि आइलैंड पर सच में एक चुड़ैल मौजूद है। फिर नोहा चुड़ैलों पर रिसर्च करने लगा, जहां उसे पता चला कि चुड़ैलों को जिंदा रहने के लिए बच्चों की जरूरत होती है। अगर वे ऐसा ना करें तो वे कमजोर हो जाती हैं या मर भी सकती हैं। और उसने यह भी जाना कि वे आम लोगों की तरह दिखने के लिए अपना रूप भी बदल सकते हैं। बाद में नोहा ने जीन को अपने दोस्तों से मिलवाया। पहले वे डर गए, लेकिन नोहा ने बताया कि जीन बुरा इंसान नहीं है।
फिर सभी ने मिलकर चुड़ैल के बारे में चर्चा की। उन्होंने समझा कि पिछली रात हुआ विस्फोट चुड़ैल की गलती की वजह से हुआ था। साथ ही उन्होंने यह भी सोचा कि चुड़ैलों को कैसे मारा जा सकता है। लेकिन एक सवाल सबको परेशान कर रहा था, अगर चुड़ैल को बच्चों की जरूरत थी तो वह उन्हें मारने के बजाय बेहोशी जैसी हालत में घर क्यों भेज रही थी। इस पर जीन ने एक अंदाजा लगाया। उसने कहा कि शायद वह पहले ही कई बच्चों को गायब कर चुकी है और अब लोगों का शक बढ़ने की वजह से छुप कर काम कर रही है। और उसने यह भी बोला कि विस्फोट में वह घायल भी हुई होगी। इसलिए उसने बच्चों से कहा कि वे किसी ऐसे इंसान पर नजर रखें जिसके शरीर पर जलने के निशान हो, क्योंकि वही चुड़ैल हो सकती है। जीन की ये बात सुनते ही नोहा के दिमाग में एक नाम गूंज उठा, मिस हेल्वसन, क्योंकि उसका अजीब व्यवहार, काले कपड़े और रहस्यमयी नजरें, अब सब कुछ साफ लगने लगा। नोहा को यकीन होने लगा कि चुड़ैल वहीं हो सकती है। उसी शक के चलते जब मिस हेल्वरसन घर छोड़कर बाहर गई तो नोहा ने मौका देखा और वह चुपचाप उसके कमरे में घुस गया और चारों तरफ तलाश करने लगा। तभी उसकी नजर एक कागजों के ढेर पर पड़ी जहां कई बच्चों के नाम और उनकी जन्म तिथियों की एक सूची लिखी हुई थी। नोहा का दिल तेजी से धड़कने लगा क्योंकि उस सूची में उसके दोस्तों के नाम भी शामिल थे। ये सब देखकर नोहा सीधे अपने दोस्तों से मिलने गया। उसने यूजीन और सैमी को सारी बात बताई और समझाया कि शहर में जितनी भी अजीब और डरावनी घटनाएं हुई थीं, वे सब मिस हेल्वरसन के आने के बाद ही शुरू हुई थीं। अब बच्चों को भी यकीन हो गया कि वही चुड़ैल है। फिर सबने मिलकर फैसला किया कि वे कैमरे के साथ उसका पीछा करेंगे और उसे हाथ पकड़ेंगे। थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि मिस हेल्वरसन घर से निकलकर एक बच्चों के थिएटर की तरफ जा रही है। ये देखकर उनके होश उड़ गए। उन्हें लगा कि वह यहाँ एक साथ कई बच्चों को अगवा करने वाली है। तभी नोहा ने देखा कि मिस हेल्वरसन एक बच्चे को छूने वाली है। उसने तुरंत उसे धक्का दे दिया और दोनों स्टेज पर गिर पड़े, जहाँ बहुत सारे लोग मौजूद थे। फिर यूजीन ने उस पर पवित्र पानी फेंका, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ। तब जॉन ने सबके सामने कहा कि यह औरत विच है। लेकिन मिस हेल्वरसन ने खुद को बच्चों की किताबें लिखने वाली लेखिका बताया और कहा कि वो यहाँ सिर्फ स्टोरी पढ़ने आई थी। फिर जॉन ने उस अजीब भाषा का जिक्र किया जिसे वह रूम के अंदर बोल रही थी। इस पर वह गुस्से में बोली कि वह लैटिन में प्रार्थना करती है। इस शर्मनाक घटना के बाद गुस्से में आई मिस हेल्वरसन ने गेस्ट हाउस छोड़ने का फैसला कर लिया, जबकि मार्था उससे माफी मांगती रहती है। उसने पूरे सीजन का बचा हुआ पैसा भी वापस मांगा। उसके जाने के बाद जॉन ने अपनी माँ से माफी मांगी, लेकिन गुस्से में मार्थ ने उसे अपने सामने से जाने को कह दिया। इसके बाद जॉन सीधे जीन के घर पहुंचा और आज जो कुछ भी हुआ था सब उसे बता दिया। जीन गंभीर आवाज में उसे समझाता है कि झूठा आरोप किसी की जिंदगी हमेशा के लिए बर्बाद कर सकता है। तब जॉन ने अपने पिता के बारे में बताया। उसने कहा कि उसके पिता एक पत्रकार थे जो सच्ची कहानियों की तलाश में दुनिया भर में घूमते रहते थे, पर आखिरी रिपोर्टिंग के दौरान उनका एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। वह कहता है कि वो अपने पिता की तरह सच को सामने लाना चाहता है, लेकिन शायद वह गलती कर बैठा है। जॉन की बात सुनकर जीन भी चुप हो गया। थोड़ी देर के बाद उसने भी अपनी स्टोरी सुनानी शुरू की। उसने बताया कि उसका बेटा जो आज 34 साल का होता, उसे 5 साल की उम्र में उसकी आंखों के सामने से अगवा कर लिया गया था। उस समय उसने उसका पीछा करने की कोशिश भी की, लेकिन रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया। उसके बाद से उसका बेटा कभी नहीं मिला। जीन ने आगे बताया कि इस घटना के बाद उसकी पत्नी भी उसे छोड़कर चली गई थी और पिछले 30 सालों से वह अकेला ही अपने बेटे को ढूंढ रहा है। उस पल दोनों के बीच एक गहरा सन्नाटा छा जाता है, क्योंकि दोनों ही किसी न किसी तरह अपने जीवन में किसी ऐसे सच का बोझ उठाए हुए थे जो कभी उन्हें चैन से जीने नहीं देता था। खैर, अगली सुबह जॉन और जीन पुलिस चीफ और एडिटर से मिलते हैं। वे जानते थे कि विच की बात कोई नहीं मानेगा, इसलिए उन्होंने सीधे यह कहने के बजाय समझाया कि शहर में कोई शिकारी मौजूद है जो बच्चों को निशाना बना रहा है। लेकिन पुलिस चीफ कहता है कि हर साल इस आइलैंड पर बच्चे या तो समुद्र में डूब जाते हैं या फिर नो मैंस लैंड में हादसों का शिकार हो जाते हैं। उसके मुताबिक ये सभी घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण जरूर थी, लेकिन यह आम मानी जाती थी। जीन ने बच्चों के अजीब व्यवहार जैसे उनकी खाली आंखें और काले कपड़ों के टुकड़े जैसे सबूत सामने रखे, फिर भी किसी ने उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया। आखिर में जॉन ने हिम्मत करके कहा कि इसके पीछे कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक विच है। ये सुनते ही रूम में बैठे बड़े लोग हंसने लगे। उनके लिए यह सिर्फ एक बच्चे की कल्पना थी, लेकिन जॉन और जीन जानते थे कि सच्चाई इससे कहीं ज्यादा डरावनी है। इसके बाद जॉन भारी मन से घर की तरफ लौटने लगा, लेकिन तभी उसकी नजर यूजीन की साइकिल और उसके बैग पर पड़ती है। ये देखते ही जॉन के दिल में घबराहट दौड़ गई। उसने आसपास आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। इसलिए वह जंगल की तरफ बढ़कर उसे ढूंढने लगता है। थोड़ी ही देर में उसे यूजीन मिल जाता है। यूजीन हांफती हुई आवाज में बताता है कि किसी अनजानी चीज ने उसका पीछा किया था। तभी उसने कांपते हाथ से दूर जंगल की तरफ इशारा किया। जॉन ने उधर देखा तो उसकी रूह कांप गई, क्योंकि वहां काले कपड़े में लिपटी एक आकृति खड़ी थी, जिसने चेतावनी दी कि जहां उसका काम नहीं है वहां दखल न दे। डर के मारे दोनों लड़के तुरंत जंगल से भागते हैं और अपनी साइकिलों तक पहुंचते हैं। वहां यूजीन ने गुस्से में जॉन से कहा कि वह उससे दूर रहे, क्योंकि उसकी वजह से ही इस मुसीबत में फंस गया है। इतना कहकर यूजीन वहां से चला जाता है। अब जॉन अकेला खड़ा रह गया। तभी उसकी नजर अपने जूतों पर पड़ी, जहां जूतों पर लाल समुद्री घास लगी हुई थी। फिर अंधेरे में घर जाते समय अचानक एक कार कहीं से आती है
और उसका पीछा करने लगती है। यह देखकर जॉन पूरी ताकत से साइकिल चलाने लगता है और किसी तरह जीन के घर पहुंच जाता है। उसने बताया कि एक कार उसका पीछा कर रही थी, लेकिन जब जीन बाहर देखने गया तो वहां कोई गाड़ी नहीं थी। जिसके बाद जीन ने जॉन को न्यू हैम्पशायर के एक शहर के बारे में बताया जहां पहले भी कई बच्चे गायब हुए थे। उसने रॉनी हार्लो का जिक्र किया जो गायब होने के बाद लौटने वाला पहला बच्चा था और जिसकी आंखों में वही खालीपन होता है। जीन को अब पूरा यकीन हो गया था कि इन सभी घटनाओं के पीछे एक ही सच्चाई छिपी होती है, इसलिए वह वहां जाने का फैसला करता है ताकि रॉनी से मिलकर कुछ पता लगाया जा सके। फिर जीन ने किसी तरह रॉनी को ढूंढ लिया और उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन वह बिल्कुल प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था। तभी जीन ने उसके बैग की जांच की और उसमें विचेज पर लिखी एक किताब मिली। उसे एक लिफाफा भी मिला जिसमें अलग अलग बेसबॉल टीमों की तस्वीरें और एक चाबी थी। उस चाबी से जीन अलमारी में रखा एक छोटा बक्सा खोलता है। उसके अंदर विच का नक्शा, अखबार की कतरने और चांदी की गोलियां रखी थीं। अब जीन को यकीन हो गया कि रॉनी इस रहस्य की तह तक पहुंच चुका था। फिर यह सब लेकर जीन अपने घर की ओर निकल पड़ता है, पर रास्ते में अचानक उसने गाड़ी रोक दी और नक्शे और तस्वीरों को ध्यान से देखने लगा। तब उसे समझ आ गया कि यह तस्वीरें अलग अलग शहरों और समय की बेसबॉल टीमों की थी, लेकिन उनमें एक चीज समान थी कि हर तस्वीर में वही अंपायर मौजूद था। उधर जॉन एक और बेसबॉल मैच खेल रहा था। तभी उसकी नजर अंपायर के जूतों पर पड़ी जिन पर लाल समुद्री घास चिपकी हुई थी। उससे भी ज्यादा डरावना तब हुआ जब उसने अंपायर के हाथ पर जलने का निशान देखा। तभी जॉन को एहसास हुआ कि वह जिस विच को ढूंढ रहा था वह शुरू से उसके सामने ही था। मैच खत्म होते ही जॉन ने यूजीन और सैमी को एक तरफ बुलाया और उन्हें सब कुछ बता दिया। उसने साफ कहा कि अंपायर ही वह विच है। सैमी को यह बात मजाक लगी, लेकिन यूजीन ने उस पर भरोसा किया क्योंकि वह खुद विच का सामना कर चुका था। यूजीन ने बताया कि उसे अंपायर का पता मालूम है और तीनों ने वहां जाने का फैसला किया। कुछ ही देर में वे कैमरा और एक बेसबॉल बैट लेकर अंपायर के घर पहुंच गए। फिर चुपचाप अंदर घुसकर वे सब कुछ रिकॉर्ड करने लगे। तभी जॉन ने देखा कि अंपायर के पास कई नकली पहचान पत्र थे। वहीं यूजीन और सैमी को कई बच्चों के जूते मिले। तभी अचानक अंपायर उनके सामने आ गया और उन्हें बेहोश कर दिया। कुछ देर के बाद जब उन्हें होश आया तो उन्होंने खुद को रस्सियों से बंधा हुआ पाया। तभी अंपायर उनके सामने आया। उसके हाथ में 2 चाकू थे जिनकी धार हल्की रोशनी में चमक रही थी। वह बोला कि वह महीनों से भूखा है और अब खुद को रोक नहीं पा रहा है। फिर वह अपनी सच्चाई बताने लगा कि जिंदा रहने के लिए उसे बच्चों का शिकार करना पड़ता है और हर कुछ सालों में अपनी पहचान और जगह बदलनी पड़ती है। आखिर में उसने कहा कि मार्थ वाइनर्ड उसके लिए सबसे सही जगह थी क्योंकि हर गर्मी में यहाँ बच्चों की भरमार रहती थी। वो हंसते हुए बोला कि सिर्फ बच्चों की जवानी पीना काफी नहीं होता। ये कहते हुए उसने तीनों की तरफ देखा और ठंडी आवाज में कहा कि अब उनकी बारी है। फिर उसने जॉन को पहले खाने का फैसला किया। जैसे ही उसने जॉन को छुआ उसका असली डरावना रूप सामने आ गया और वह जॉन को घसीटते हुए अंदर ले जाने लगी। तभी जॉन ने अपना लाइटर दोस्तों की तरफ फेंक दिया। फिर वे जॉन को रसोई में ले गई। वहीं सैमी और यूजीन ने लाइटर से खुद को आजाद कर लिया। फिर सैमी ने बैट से विच को निशस्त्र किया और यूजीन ने जॉन को छुड़ाने में मदद की। तभी जीन वहां पहुंचा और उसने विच पर गोली चलाई, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ। इसके बाद जीन ने चांदी की गोलियां इस्तेमाल की। इस बार गोली लगते ही विच की आत्मा बाहर निकलने लगी, जिससे साबित हो गया कि चांदी असर करती है। हालांकि विच फिर से खुद को संभालने में कामयाब हो गई। जिसके बाद जीन ने बच्चों से वहां से भाग जाने को कहा, लेकिन जॉन पीछे नहीं हटा और उसके साथ तहखाने में चला गया। तभी अचानक विच अंधेरे से निकल कर आई और उसने जीन को दूर फेंक दिया। ये देखकर जॉन ने फर्श पर पड़ा हथियार उठाने की कोशिश की, लेकिन विच ने उसे भी दूर फेंक दिया। फिर उसने जॉन को हवा में उठा लिया और उसकी आत्मा खींचने लगी। तभी जीन ने गोली चलाई और विच को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद जीन ने लगातार गोलियां चलाई, जिससे विच के अंदर कैद सारी आत्माएं आजाद हो गईं। आखिर में वो विच मर गई और सभी आत्माएं बच्चों के पास लौट गए। कुछ समय बाद जॉन ने जीन पर एक सच्ची कहानी लिखी ताकि शहर में फैली गलत अफवाहें खत्म हो सकें। फिर उसने ये कहानी एडिटर को दिखाई, जो इस लेख से बहुत प्रभावित हुआ और उसे छापने के लिए तैयार भी हो गया। बाद में जॉन जीन से मिलने गया। जीन ने लेखक के लिए उसका धन्यवाद किया और बताया कि कई बच्चे अब नॉर्मल हो चुके हैं। फिर कहानी के अंत में रिटायर हो चुका जीन अपनी एक्स वाइफ से मिलने पहुंचा, इस उम्मीद के साथ कि वो अपने टूटे रिश्ते को फिर से जोड़ सके। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं खत्म होती है। किसने सोचा था जिन क्यूआर कोड के जरिए आज हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, भविष्य में वैसा ही क्यूआर कोड दिखाकर इंसान को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन मिलेगी। लेकिन उस समय में ऐसे क्यूआर कोड को पाने के लिए इंसान किसी की जान लेने से पहले भी नहीं हिचकिचाएगा, क्योंकि किसी वजह से दुनिया पूरी तरह से तबाह हो चुकी है और हवा में ऑक्सीजन है ही नहीं। दरअसल कुछ समय पहले जब धरती पे सब सही चल रहा था तो अचानक एक दिन एक बहुत ही बड़ा मीटियोर धरती से टकरा गया, जिसने धरती के पूरे वातावरण को तहस नहस कर दिया। और इसके बाद जो लोग मीटियोर
पेट्रोल के कहर से बच गए। उनका हाल ऐसे हो गया जैसे E27 पेट्रोल के बाद आजकल की गाड़ियों का इंजन का हो गया है। उस समय एक कंपनी ने एक सोसाइटी बनाई जिसे पूरी तरह से ढक दिया गया और दुनिया भर की सारी ऑक्सीजन वहां भर दी गई। वहां रहने वाले सभी लोगों के हाथों पे एक QR कोड बनाया जाता था जो एक तरह से उनका आधार कार्ड था, जिससे पता चलता था कि वो लोग लीगली सोसाइटी में रह रहे हैं। मगर सोसाइटी में उन्हीं लोगों को रखा गया था जिनके पास अपार संपत्ति थी और वो लोग वहाँ बिना किसी दिक्कत के ऐसे रह रहे थे जैसे ऑक्सीजन खत्म हो जाने से उन्हें कोई फर्क ही ना पड़ा हो। अब उनके अलावा जिंदा बचे लोगों को दो हिस्सों में बांटा गया था, जिनमें से एक हिस्से में अमीर लोगों के लिए काम करने वाले मजदूरों को रखा गया, जिनको QR कोड बस इसी शर्त पे मिलता था कि वो पूरी जिंदगी अमीर लोगों का काम करेंगे, जिसके बदले में उन लोगों को ऑक्सीजन दी जाएगी और उनके रहने का इंतजाम सोसाइटी के ही नीचे एक सबवे टाइप एरिया में करा गया था। खैर, अब दूसरे हिस्से में ऐसे लोग थे जिन्हें सोसाइटी में स्पेस न होने के कारण कोई QR कोड नहीं दिया गया और बेहद गरीबी के कारण उन्हें सोसाइटी के एकदम बाहरी हिस्से में रहकर जैसे तैसे जीवन काटना पड़ता था। सबसे बुरी चीज तो ये थी कि अगर उनमें से कोई चुपके से सोसाइटी एरिया में आ भी जाता तो पकड़े जाने पर या तो उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाती या फिर मौके पर ही जान से मार दिया जाता था और उन लोगों को रेफ्यूजीज कहा जाता था। पर उनमें से कुछ सोसाइटी से बाहर ही रहकर हंटर्स बन चुके थे, जो सोसाइटी से आने जाने वाले ट्रक्स को लूट कर अपने लिए जरूरत की चीजों को इकट्ठा करते थे। दरअसल उन ट्रक्स से सोसाइटी के लोगों के लिए खाने पीने और जरूरत की चीजों के साथ साथ ऑक्सीजन सिलेंडर्स घर घर तक पैकेज के रूप में भेजे जाते थे और उन्हें लूटना भी काफी खतरे का काम था, क्योंकि हंटर से पैकेज को बचाने के लिए ट्रक के ड्राइवर्स खतरनाक ब्लैक नाइट्स होते थे, जिन्हें रेफ्यूजीज में से एक खतरनाक टेस्ट के जरिए चुना जाता था और बाद में हर सिचुएशन में अपने पैकेज को बचाकर उन्हें डेस्टिनेशन तक पहुंचाने की ट्रेनिंग दी जाती थी। खैर, अभी जब मिन नाम का ब्लैक नाइट एक बूढ़े आदमी के घर में ऑक्सीजन सिलेंडर लगाकर वापस आ रहा था, तभी वो रास्ते में कुछ हंटर्स को देखता है जो एक दूसरे ब्लैक नाइट का हाथ काटकर उसके QR कोड को लेना चाहते थे। ये देखकर मिन सभी हंटर्स को जाके बुरी तरह मारता है और मिन असल में सभी ब्लैक नाइट में सबसे खतरनाक ब्लैक नाइट था, जिससे आज तक कभी कोई नहीं जीत पाया था। इधर पास में ही वॉल नाम का एक रेफ्यूजी अपने 3 दोस्तों के साथ मौजूद था, जो कुछ हंटर्स को देखकर उनसे लड़ाई करने पहुंच जाता है, क्योंकि वॉल खुद कैसे भी ब्लैक नाइट बनना चाहता था। हालांकि वॉल लड़ाई में इतना अच्छा नहीं था, पर वो उन सभी हंटर्स को बुरी तरह मारता है और उनके पास मौजूद मास्क और ऑक्सीजन लूट कर अपने दोस्तों में बांट देता है। जिसके बाद वॉल चुपके से सोसाइटी के अंदर गया, जहाँ वो कुछ सोल्जर्स को एक रेफ्यूजी बच्चे को ले जाते हुए देखता है, जिसे सोसाइटी में रहने वाले कुछ लोगों ने अपने घर में रखा हुआ था, जबकि ऐसा करना लीगल था। खैर, उन सोल्जर्स के जाने के बाद वॉल उस गली में मौजूद एक डस्टबिन में जाके घुस गया, जहाँ से वो एक घर में पहुंच जाता है, क्योंकि वो डस्टबिन असल में खुफिया रास्ता था, लेकिन वो घर जंग नाम की एक आर्मी मेजर का था, जो वॉल को देखते ही उस पर बंदूक तान देती है और बाद में उसे घर के अंदर ले जाके अपनी बहन सियोल के सामने मुर्गा बनने को कहती है। असल में जंग ने वॉल पर रहम करके उसे भी छुपा कर अपने घर में रखा हुआ था और वो वॉल के बार बार चुपकर बाहर जाने के कारण दुखी हो चुकी थी, क्योंकि वॉल के ऐसा करने से जंग और सियोल भी बड़ी मुसीबत में फंस सकते थे। इसीलिए अब सजा के तौर पर वो वॉल का 15 दिनों तक घर से बाहर निकलना बंद कर देती है। अब वैसे जंग ने पूरी कोशिश करी थी कि वो वॉल को भी सोसाइटी की नागरिकता दिलवा दे, लेकिन उसकी हर कोशिश नाकाम हो चुकी थी। खैर, अभी वॉल की हालत देखकर सियोल काफी हंसती है और जंग वॉल को सजा पे सजा देती रहती है। वहीं लाइट लोगों की जगह पर सोसाइटी की प्रेसिडेंट किम से बढ़ती पॉपुलेशन के बारे में बात कर रही थी और वो चाहती थी कि किम एक और सोसाइटी बनाए ताकि बढ़ती पॉपुलेशन को कंट्रोल करा जा सके। असल में वो कंपनी किम की थी जिसने ये सोसाइटी बनाकर लोगों को बचाया था और किम काफी अच्छा इंसान था, जो किसी तरह से रेफ्यूजीज को भी सोसाइटी में जगह देना चाहता था। इसलिए प्रेसिडेंट का ये टास्क उसके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी की तरह है। मगर किम बूढ़ा होने के कारण ये काम प्रेसिडेंट के सामने ही अपने बेटे रियू को सौंप देता है, जिससे प्रेसिडेंट को भी कोई आपत्ति नहीं थी। अभी प्रेसिडेंट के वहां से जाने के बाद रियू किम से कहता है कि मैं प्रेसिडेंट का तख्ता पलट करके खुद सारे डिसीजंस लेना चाहता हूँ, क्योंकि ये सोसाइटी हमारी वजह से बनी है। पर ये बात सुन के किम भड़क गया था, क्योंकि वो सच में एक अच्छा इंसान था और उसके हिसाब से देश हो या फिर सोसाइटी, उसके फैसले लेने का अधिकार सिर्फ प्रेसिडेंट के पास होना चाहिए था। तब किम की बातें सुनकर रियू शांत हो जाता है, क्योंकि वो अभी भी पूरी तरह से अपने पिता के ऊपर ही डिपेंडेंट था। पर मन ही मन वो किसी ऐसे मौके का इंतजार कर रहा था जिसमें वो अपने पिता को रास्ते से हटाकर अपनी मनमर्जी से काम कर सके। खैर, जैसे कि रेफ्यूजीज की हालत उनके एरिया में काफी खराब रहती थी, जहां उनके पास खाने के लिए खाना और सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की भी कमी थी। इसलिए रात में चुपके से कुछ सामान को लेकर मिन वहां जाता है, जहां एक लड़की को ऑक्सीजन देके वो उसकी मदद करता है और बाद में अपने लाए हुए सामान को बाकी रेफ्यूजीज में भी बराबर तरह से बांट देता है। मिन की इस आदत के कारण वहाँ के लोग उसे काफी पसंद करा करते थे और मिन भी पहले खुद रेफ्यूजी होने के कारण उनके दर्द को समझता था। इसीलिए उसने और उसके बाकी ब्लैक नाइट साथियों ने मिलकर एक छोटा सा ग्रुप बनाया हुआ था, ताकि वो रेफ्यूजीज पे आने वाली मुसीबत को सोल्व कर सके।
सके। अब इसके बाद मिन वापस अपने काम पे यानी पैकेज डिलीवरी करने चला जाता है और इस बार उसे जंग के घर में जाके वहाँ के ऑक्सीजन सिलेंडर को चेंज करने का काम मिला था। तब मिन वहाँ जाने लगता है, मगर वो नहीं जानता था कि उसके पीछे काफी सारे हंटर्स उसे लूटने के इरादे से आ रहे हैं। वहीं उस समय जंग अपने काम पे गई हुई थी और घर में सियोल थी जिसने वॉल को दूसरे कमरे में छुपा दिया था। अभी मिन के उसके घर के बाहर आने पर सियोल गेट खोल देती है और मिन नॉर्मली सिलेंडर चेंज करके वहाँ से निकल गया, मगर उसके जाने के कुछ सेकंड्स बाद ही सियोल को वापस से डोरबेल सुनाई दी, जिसे सुनकर सियोल को लगा कि शायद मिन किसी कारण से बाहर आया है, इसलिए वो बिना कुछ सोचे वापस से दरवाजा खोल देती है। लेकिन ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी। दरवाजा खोलते ही कुछ हंटर्स अंदर आके सियोल को पकड़ लेते हैं और उसे एक जहरीले इंजेक्शन लगाने की कोशिश करते हैं ताकि सियोल को जान से मारकर वो घर का सारा सामान लूट सके। अभी सियोल उन्हें धक्का देकर दूर करती है और सियोल की चिल्लाने की आवाज सुनकर वॉल को पता चल गया था कि बाहर कोई मुसीबत है, इसलिए वो भी हॉल में जाने के लिए दरवाजे पे जोर जोर से लात मारने लग गया था। इससे उन हंटर्स को उसकी लोकेशन के बारे में पता चल गया और वो दरवाजे की तरफ काफी गोलियां चलाते हैं। लेकिन अगले ही पल वॉल दरवाजा तोड़ते हुए बाहर आता है और कुछ हंटर्स को जान से मार देता है, जिसके बाद बाकी हंटर्स उस पर गोलियां चलाने लग गए थे, जो देखकर वॉल गोलीबारी के बीच से सियोल को लेकर साइड में चला गया। और अभी वॉल जानता था कि इतने हंटर से वो अकेला नहीं लड़ सकता, मगर उसे किसी भी हाल में अपनी सबसे प्यारी बहन सियोल की जान बचानी थी। लेकिन सियोल तो अब कुछ बोल ही नहीं रही, जो देखकर वॉल को एहसास हुआ कि भागते समय सियोल को एक गोली लग गई थी, जिससे उसकी मौत हो चुकी है। इधर अब तक मिन बाहर ज्यादा दूर नहीं गया था। अभी जब उसे जंग के घर से अजीब आवाजें आती हैं, तो वो उनकी मदद करने के लिए जाने लगता है। वहीं सियोल की मौत से वॉल पूरी तरह टूट चुका था, लेकिन उसके कुछ करने से पहले ही एक हंटर पीछे से वॉल के सर में भी गोली ताड़ देता है और अब मिन के अंदर आने पर वो एक हंटर को जान से मार देता है, पर कुछ अब भी भागने में कामयाब हो जाते हैं। अभी मारे हुए हंटर्स की स्लीव्स ऊपर करने पर मिन को एक ट्रायंगल टैटू दिखाई दिया, जो एक काफी खतरनाक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन का टैटू था, जिसका मतलब वो हंटर्स नहीं इंसान थे और सियोल के घर में लूटपाट के इरादे से नहीं बल्कि किसी और ही मकसद से आए थे। लेकिन इस पे ध्यान न देकर मिन जब सियोल को देखता है तो उसे भी बहुत बुरा लगा। इसके बाद वो इस बारे में बाकियों को खबर करने ही वाला था कि तभी उसे पास पड़े वॉल के शरीर में हरकत दिखाई देती है। इसका मतलब सर पे गोली लगने के बाद भी वॉल जिंदा है, लेकिन कैसे? खैर मिन वॉल को जानता तो नहीं था, लेकिन इंसानियत के नाते वो जख्मी वॉल को अपनी गाड़ी से जल्दी ही हॉस्पिटल ले जाने लगता है। इसके थोड़ी देर बाद जंग को भी अपने घर में हुए हत्याकांड के बारे में पता चलता है और वो जल्दी से अपने घर में आ जाती है, जहाँ सियोल की लाश को देखकर वो पूरी तरह से टूट चुकी थी और किसी भी हाल में सियोल के कातिलों का बदला लेना चाहती थी। वहीं वॉल को भी रेफ्यूजीज के बनाए छोटे से हॉस्पिटल में होश आया और वो चिल्ला चिल्लाकर सियोल को बचाने की बात करने लगा। तब उसको कंट्रोल करने के लिए मिन उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगा देता है, जिसके बाद उसके बेहोश होने के बाद डॉक्टर मिन के पास आके उसे हैरानी से वो बुलेट दिखाता है जो वॉल के शरीर में थी। सबसे अजीब बात तो ये थी कि वॉल के स्कल से टकराकर बुलेट चपटी हो गई थी। ये सुनते ही मिन डॉक्टर से इस बात को किसी और को ना बताने को कहकर वॉल के पास जाता है, जहाँ उसे वॉल के पैर में कट लगा दिखाई दिया, जिसके अंदर से वॉल का मेटल का स्केलेटन चमक रहा था। इसका मतलब वॉल कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक म्यूटेंट है, जिनके बारे में अब तक मिन ने बस किस्से कहानियों में सुना था। और कहीं मिन को पकड़ने के लिए ही तो जंग के घर पे हमला नहीं हुआ था? मिन के दिमाग में बस यही सवाल चल रहे थे। इधर जंग अभी वॉल के लिए भी काफी परेशान थी, इसलिए वो उसे ढूंढने के लिए पहले तो वॉल के दोस्तों के ग्रैंडपा के घर जाती है, जहाँ वॉल अक्सर अपने दोस्तों से मिलने के लिए जाता रहता था। मगर जब जंग को वॉल वहाँ नहीं मिला तो वो मिन को अपने ऑफिस में बुलाकर अपने घर में हुए इंसिडेंट के बारे में पूछताछ करने लगती है, जिस दौरान ही बातों बातों में मिन से वॉल के बारे में भी जानने की कोशिश कर रही थी। मगर मिन को रेफ्यूजीज के मामले में किसी के ऊपर भरोसा नहीं था, इसलिए वो जंग को वॉल के बारे में कुछ नहीं बताता और बस इतना कहता है कि मुझे लग रहा है कि इस हमले के पीछे उन सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन वालों का हाथ है, जो इतने समय से रेफ्यूजीज और कभी कभी सोसाइटी के टीनेज बच्चों को गायब कर रहे थे और अब तक उनके बारे में हमें कोई भी जानकारी नहीं है। इतना बोलकर मिन काम का बहाना बनाकर वहाँ से चला गया। अब अपने साथियों से बात करके मिन को पता चला कि गायब होने वाले सभी बच्चे लगभग वॉल की उम्र के ही थे। अब पहले तो मिन को समझ नहीं आ रहा था कि इतने सारे बच्चे आखिरकार गायब क्यों हो रहे हैं, लेकिन वॉल को देखने के बाद मिन श्योर हो चुका था कि कोई न कोई इंसान जरूर है जो वॉल को ढूंढने के लिए ही ये सारे काम कर रहा है। अब वैसे वॉल को किडनैप करवाने की कोशिश कोई और नहीं बल्कि खुद रियो कर रहा था, क्योंकि असल में उसे जानलेवा बीमारी है जिसके बारे में उसके पिता किम को भी नहीं पता। कुछ साल पहले लोगों के बीच में एक म्यूटेंट बच्चे के पैदा होने की बात काफी मशहूर हुई थी और अभी रियो उसी बच्चे को ढूंढना चाहता था ताकि उसके ब्लड से अपनी बीमारी को सही कर सके और हो सकता था कि उसी ब्लड से उसे इमोर्टैलिटी यानी अमरता भी मिल जाए। इसके लिए उसने काफी सारे रेफ्यूजीज के बच्चों को किडनैप करवाया हुआ था और वो सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन जो बच्चों को किडनैप कर रही थी वो भी रियो की ही थी,
जब तक उसे वॉल की सच्चाई के बारे में पता नहीं चल रहा था तब तक वो जिंदा रहने के लिए उन्हीं बच्चों का ब्लड हर हफ्ते अपनी बॉडी में चढ़ाता था। अभी म्यूटेंट को जल्दी ढूंढने के लिए रियो अपने असिस्टेंट से रेफ्यूजी कैंप में जाके अनाउंस करने को कहता है कि उन्हें नई सोसाइटी बनाने के लिए कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की जरूरत है और जो भी उनकी मदद करेगा उसे 1 साल का खाना और ऑक्सीजन दी जाएगी। साथ ही बाद में ऐसे लोगों को भी चुना जाएगा जो पुरानी सोसाइटीज के खाली घरों में रह सकते हैं। रियो का असिस्टेंट भी ऐसा ही करता है, पर जैसे ही इस बारे में मिन को पता चला तो वो समझ जाता है कि ये सब बस एक धोखा है। असल में मिन इतने समय से सोसाइटी में काम करने के कारण जानता था कि रियो को रिफ्यूजी से सख्त नफरत है और वो किसी रिफ्यूजी के भलाई के बारे में नहीं सोच सकता। इसीलिए मिन अपने एक रिफ्यूजी साथी मसैटो को रिफ्यूजीज का यूनियन लीडर बनकर जाने को कहता है, जिसका काम कंस्ट्रक्शन को जितना हो सके उतना डिले करवाना था। इस पर मसैटो भी मान जाता है। इधर जंग अभी भी वॉल को लेकर काफी परेशान थी। वो उस समय को याद करती है जब उसे वॉल मिला था। दरअसल उस समय जंग और उसके साथियों को कुछ रेफ्यूजीज को जान से मारने को भेजा गया था जो रियो की कंपनी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। उस दौरान जंग के साथी सभी लोगों को जान से मार देते हैं, लेकिन एक बिल्डिंग के मलबे में जंग को वॉल घायल हालात में दिखाई देता है जो अभी भी जिंदा था। तब जंग उसे जान से ना मारकर किसी तरह अपने साथियों को उस एरिया से दूर ले जाती है और बाद में वॉल को अपने साथ अपने घर में ले आई। यही सब याद करते हुए जब जंग अपने घर में पहुंचती है तो वहां उसे वॉल दिखाई दिया जो मिन के पास से भागकर किसी तरह घर में वापस आके सियोल को याद कर रहा था। उसे सच में सियोल की मौत का काफी दुख था, इसलिए वो जंग से माफी भी मांगता है कि वो सियोल की जान को नहीं बचा पाया। तब जंग उसे समझाती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, पर अभी ये जगह तुम्हारे लिए सेफ भी नहीं है, इसलिए कुछ समय तुम्हें अपने दोस्तों के ग्रैंडपा के घर पे रहना चाहिए। वॉल भी इस बात को समझ रहा था, इसलिए वो बहुत इमोशनल होके जंग के पास से चला गया, लेकिन सियोल की मौत उसे खाए जा रही थी। इसलिए खुद को सजा देने के लिए वो कुछ हंटर्स के पास जाके उनसे कहता है कि तुम मुझे जितना चाहे उतना मार सकते हो। ये सुनकर वो हंटर उसे बुरी तरह से मारने लगते हैं, पर तभी वहाँ वॉल के दोस्त आ जाते हैं जिन्होंने हंटर्स के ऊपर हमला कर दिया था। अभी वॉल उन लोगों को वहाँ से जाने को बोल ही रहा था कि तभी एक हंटर उसके सर पर बेसबॉल बैट मारकर उसे बेहोश कर देता है। दूसरी तरफ जब मिन अपना काम कर रहा था तभी मिन को एक लोकेशन के सिग्नल मिले और वो अपने साथियों के साथ वहाँ जाने लगा। असल में बच्चों को किडनैप होता हुआ देखकर मिन ने एक टीनेज बच्ची को ट्रैक कर दिया था ताकि उसके किडनैप होने पर मिन उसे ट्रैक करके उस सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन के बेस तक पहुंच सके। और आज वो लड़की किडनैप हो गई थी। मिन अभी उस बेस पे पहुंचकर वहां मौजूद सभी लोगों को जान से मार देता है और अंदर उसे काफी सारे बच्चे मिल जाते हैं जो अभी भी जिंदा थे, जिनका ब्लड निकाला जा रहा था। ये देखकर मिन जल्दी से उन सब बच्चों को रेस्क्यू करता है और जल्दी ही ये खबर सोसाइटी के लोगों को भी पता चल जाती है। अब इस खबर के बाद 57 नाम का एक ब्लैक नाइट रियो के पास आता है जो असल में काफी समय से रियो के लिए बच्चों को किडनैप करने का काम कर रहा था और रियो ने उससे कहा हुआ था कि वो बस बेहतर कल के लिए बच्चों पे कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहता है। मगर रियो की सच्चाई पता चलने के बाद अब वो रियो के लिए काम नहीं करना चाहता था। इस पर रियो उसे लालच देता है कि अगर तुम मेरे लिए एक आखिरी काम कर देते हो तो मैं तुम्हें काफी सारे पैसे दूंगा और अमीरों के लिए जो नई सोसाइटी बन रही है तुम वहाँ भी रह पाओगे। अब 57 इस काम को करने के लिए मान तो जाता है, लेकिन वो ऐसा करने के लिए पैसे की वजह से नहीं बल्कि रियो के डर के कारण माना था, क्योंकि रियो किसी भी वक्त किसी भी कोने से उसकी जान ले सकता था। मगर कैसे, इसके बारे में हमें जल्दी ही पता चलेगा। अब 57 के वहाँ से जाने के बाद रियो अपने पिता किम के पास जाता है, जहाँ किम उससे जानने की कोशिश कर रहा था कि कहीं बच्चों को गायब करने के पीछे रियो का हाथ ही तो नहीं है। इस पर रियो मना कर देता है, लेकिन उसके मन में तो कुछ और ही चल रहा था। आगे जब मिन अपने काम को खत्म करने के लिए उस जगह पर वापस जाता है जहाँ उसने वॉल को रखा था तो उसे पता चला कि वॉल वहाँ से भाग चुका है। इससे मिन परेशान होकर उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकालने में लग गया था। वहीं वॉल असल में अपने दोस्तों के ग्रैंडपा के घर में ही था जो उन हंटर्स को मारकर वॉल को अपने घर ले आए थे, लेकिन तब से वॉल को होश नहीं आया था। इसके कुछ दिन बाद जाके वॉल होश में आया, जो देखकर ग्रैंडपा उसके पास आके उसे समझाते हैं कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, जल्दी ही सब सही हो जाएगा। ग्रैंडपा वॉल को हिम्मत देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वॉल अब भी सियोल की मौत से काफी दुखी था। अभी मिन को भी पता चल जाता है कि वॉल ग्रैंडपा के पास है, इसलिए वो उनसे मिलने के लिए जाता है और उन्हें वॉल के सर में लगी बुलेट दिखाते हुए बताता है कि वॉल एक म्यूटेंट है। ये सुनकर ग्रैंडपा ज्यादा हैरान नहीं होते और बताते हैं कि वॉल के पिता एक रेडियो एक्टिव माइन में काम करा करते थे, जिसके कारण ही वॉल के पैदा होने पर वो एक म्यूटेंट बना होगा। खैर, अब जैसा कि मिन को बच्चों के किडनैप करने वाले मास्टरमाइंड के बारे में पता नहीं चला था, इसलिए वो ग्रैंडपा को भी वॉल की एज के बच्चों के गायब होने के बारे में बताता है और उनसे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे वॉल को अपने साथ लेके जाने दे ताकि वॉल भी सेफ रहे और वॉल की वजह से ग्रैंडपा और बाकी बच्चे भी खतरे में न आए। लेकिन ग्रैंडपा अभी मिन को वॉल से मिलने से भी मना कर देते हैं, क्योंकि वॉल सियोल की मौत से गहरे सदमे में था और ऐसे में उसे अपने दोस्तों की जरूरत थी। ग्रैंडपा की रिस्पेक्ट करने के कारण मिन भी अब चुपचाप वहाँ से अपने बेस में वापस आने लगता है। उस दौरान अपने ट्रक की पार्किंग करते हुए उसे 57 के ट्रक के लोडर का दरवाजा खुला हुआ दिखाई
दिया, जो सच में अजीब था। और अभी जब मिन उधर जाता है तो उसे पता चला कि 5-7 खुद को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। ये देखकर मिन तुरंत उसकी जान बचाता है और तब 5-7 उसे बता देता है कि मैं ही बच्चों को किडनैप करने में एक इंसान की मदद कर रहा था, मगर मुझे उन बच्चों की जान जाने का काफी पछतावा है जो मारे गए हैं। ये सुनकर मिन तो हैरान होकर उससे उस आदमी का नाम पूछता है, लेकिन नाम बताने से पहले ही 5-7 की मौत हो जाती है और मिन को पता चलता है कि 5-7 की गर्दन के पीछे एक बॉम्ब चिप लगी हुई थी, जिसे ही एक्टिवेट करके उसकी जान ली गई है। असल में रियो को 5-7 पर नजर रखकर समझ आ गया था कि अब 5-7 उसकी मदद नहीं करने वाला, इसीलिए कोइंसिडेंटली उसने अपना नाम रिवील होने से पहले ही 5-7 को जान से मार दिया। खैर, अब जैसा कि एक नाइट की वैकेंसी खाली हो गई थी तो रियो अपने असिस्टेंट से नाइट के चुनाव के लिए एक कंपटीशन अनाउंस करने को कहता है, जिसमें इस बार रिफ्यूजीज और वर्कर की सोसाइटी वाले लोग पार्टिसिपेट कर सकते थे। रियो को उम्मीद थी कि इस बार ब्लैक नाइट की वैकेंसी को पाने वाला इंसान पक्का म्यूटेंट ही होगा। तब रिफ्यूजीज वाले एरिया में भी काफी सारे पैम्पलेट बांटे जाते हैं, जिनमें से एक पैम्पलेट को लेके वॉल का दोस्त उसके पास जाता है और उससे कहता है कि अगर तुम थोड़ा सा नॉर्मल हो जाओ तो तुम अपने ब्लैक नाइट बनने के सपने को पूरा कर सकते हो, जिससे तुम काफी लोगों की जान बचा पाओगे और सियोल के कातिलों को ढूंढकर उनसे भी बदला ले पाओगे। ये सुनकर वॉल खुशी से सीधा कहीं पर जाने लगा और मिन के चलते हुए ट्रक के सामने आके खड़ा हो गया। उस दौरान मिन भी समझ गया था कि वॉल ब्लैक नाइट बनना चाहता है, इसके लिए मिन उसकी हिम्मत को भी चेक करना चाहता था, इसलिए वो अपने ट्रक की स्पीड को और ज्यादा बढ़ा देता है, जिससे ट्रक जल्द ही वॉल से टकरा जाता। लेकिन इसके बावजूद वॉल ट्रक के सामने से नहीं हटता और ट्रक के पास आने पर जमीन पे लेट जाता है, जिससे ट्रक उसके ऊपर से गुजर गया था, पर वॉल को कुछ नहीं हुआ। अब मिन के नीचे आने पर वॉल उससे रिक्वेस्ट करता है कि ब्लैक नाइट की कंपटीशन के लिए तुम मुझे ट्रेनिंग दो। इसके लिए मिन तो मान गया था, लेकिन वो वॉल के माइंड को भी चेक करना चाहता था, इसीलिए वो उसे अपने सीक्रेट बेस के कोऑर्डिनेट्स लिख कर देते हुए वॉल से उस जगह आने को कहता है, जिसके बाद वो वॉल के पास से चला जाता है। तब रास्ते में जाते हुए मिन उस समय को सोचने लग गया था जब वो खुद एक रेफ्यूजी था। उस वक्त वो खुद भी उन प्रोटेस्ट करने वाले लोगों में ही शामिल था, जिस दौरान हमला होने पर उसने काफी सारे सोल्जर्स को जान से मारा। और तभी एक बच्चे की जान बचाने के लिए मिन उसे एक बंदूक दे के छुपने को कहता है और वापस सोल्जर से लड़ाई करने लग गया, पर कुछ सोल्जर उसे भी शूट कर देते हैं, जिसके बाद सभी रिफ्यूजीज की डेड बॉडी को सोल्जर्स ने उठाकर एक जगह पर फेंक दिया था जहां वो उनको जलाने वाले थे। उन्हीं लोगों के बीच में मिन भी था, जिसकी जान किस्मत से बच गई थी। तभी वो लाशों के बीच में से उसी बच्चे को भी मरा हुआ देखता है, जिसकी जान बचाने के लिए मिन ने उसे बंदूक दी थी, जो बंदूक अभी भी उस बच्चे के पास ही थी। खैर, उसकी लाश देखकर मिन को काफी बुरा लगा और वो अपनी जान बचाने के लिए बंदूक लेके सभी सोल्जर्स को जान से मार देता है और ग्रैंडपा के पास जाता है, क्योंकि उस समय वो खुद भी ग्रैंडपा के पास ही रहा करता था। वहीं जाके मिन ने फैसला कर लिया था कि वो खुद एक ब्लैक नाइट बन के लोगों की मदद करेगा। खैर, अभी अपने साथियों के पास जाके मिन उन्हें बता देता है कि बच्चों को किडनैप इसी वजह से करा जा रहा था क्योंकि कोई उनके जरिए म्यूटेंट को ढूंढने की कोशिश कर रहा है। म्यूटेंट के बारे में सुनकर मिन के साथी तो हैरान हो गए थे, पर मिन तब उन्हें वॉल के बारे में बताता है, जिससे बाकी सबको भी भरोसा हो गया था कि ये सारी किडनैपिंग सच में वॉल को ढूंढने के लिए ही हो रही थी। वहीं जंग को बच्चों के गायब होने में मिन का हाथ लग रहा था, इसलिए वो मिन की मीटिंग के टाइम पर उसके अड्डे पर रेड मारने के बारे में सोचती है, जिसके पहले ही मिन को इस बारे में पता चल जाता है और जंग के वहाँ पर आने से पहले ही मिन अपने साथियों को ऐसे सेट कर देता है जिससे जंग को लगता है कि वो लोग बस वहाँ बेस ट्रेनिंग कर रहे हो। अब जंग मिन से उसी इंसिडेंट के बारे में वापस बात करना चाहती थी, इस पर मिन मान जाता है और वैसे मिन को अब जंग के ऊपर भी भरोसा हो चुका था, इसलिए वो जंग को भी अपने सीक्रेट ग्रुप का हिस्सा बना लेता है और सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन का टैटू दिखाते हुए बताता है कि 5-7 मेरे ही सामने मरा था और अंदर के लोग भी बच्चों के किडनैपिंग में शामिल हैं। ये सुनकर जंग भी काफी हैरान होती है। अब इसके अगले दिन वॉल जाके कंपटीशन के लिए रजिस्ट्रेशन करवा लेता है। उस दौरान उसके दो दोस्त भी रजिस्ट्रेशन करवाने चाहते थे, लेकिन उनको कमजोर होने के कारण वो रजिस्ट्रेशन के टाइम सेलेक्ट नहीं होते, पर वॉल सेलेक्ट हो चुका था। इसके बाद वो मिन के सीक्रेट बेस पे जाता है, जहाँ मिन उसकी ट्रेनिंग करवाना शुरू कर देता है। अब ब्लैक नाइट बनने के लिए वॉल को 3 खतरनाक राउंड जीतने की जरूरत थी, जिनमें पार्टिसिपेट तो काफी लोग करने वाले थे, लेकिन जीतता बस एक। वॉल अभी कंपटीशन के लिए काफी कमजोर था और मिन उसे लड़ाई में हराने के लिए दूसरे हाथ का इस्तेमाल भी नहीं कर रहा था। इसके बाद मिन वॉल को एक बॉल मशीन के सामने खड़ा करके बॉल शूट होने पर बॉल को हिट करने को कहता है, लेकिन वॉल से ये नहीं हो रहा था। तब मिन का साथी उसको ऐसा करके दिखाता है और धीरे धीरे वॉल की ट्रेनिंग अच्छी होने लगती है। फाइनली वो दिन आ जाता है जब वॉल का पहला राउंड होने वाला था। उस राउंड में काफी सारे लोगों को एक कमरे में बंद करके लड़ाई करने को कहा जाता है और आखिरी में जो खड़ा रहता वही इस राउंड को जीतता। अब जिस रूम में उन्हें रखा गया था उसमें माहौल थोड़ा टेंस करने के लिए धीरे धीरे ऑक्सीजन भी कम करी जा रही थी। फिलहाल सभी लोगों ने लड़ना चालू कर दिया था, जिस दौरान मिन की दी गई ट्रेनिंग वॉल के काफी काम आ रही थी और वॉल बहुत लोगों को पेल चुका था। जब बाकी लोग उसे इतना आसानी से सबको हराते हुए देखते हैं तो कुछ लोग एक साथ पहले वॉल को हराने का प्लान बनाते हैं, लेकिन वॉल बड़े आराम से उन सभी को भी पेल देता है और अब बस 5% ऑक्सीजन
ऑक्सीजन बची थी और रूम में वॉल के अलावा एक ही बंदा था। शुरू में तो वो आदमी वॉल के ऊपर भारी पड़ रहा था, जिससे वॉल बेहोश होने वाला था, पर तभी उसे सियोल के बारे में याद आया और वो गुस्से में उस आदमी को बुरी तरह से मारकर पहले राउंड को जीत जाता है। इस राउंड में वॉल को मिलाकर 8 लोग जीते थे, जिनमें से बाकी सब दूसरे कमरों में सेम कंडीशंस के साथ लड़ रहे थे। अब रात में मिन को मैसेटो से 30,000 रिफ्यूजी वर्कर्स के बारे में पता चला, जिनसे काम करवाने के बाद उन्हें मारने के लिए भेजा जा रहा था, पर उन्हें मारने का काम भी मिन के साथी को मिला था। इसलिए मिन पहले तो अपने साथी के पास मौजूद सोल्जर को जान से मारता है और बाद में उन वर्कर्स को सिक्योर करके अपने साथी के हाथ में भी शूट कर देता है, ताकि मिन के साथी के ऊपर किसी को शक न हो। इसके बाद अगले दिन मिन वॉल को गाड़ी चलाने की प्रैक्टिस करवाने ले जाता है, क्योंकि अगले राउंड में उसे गाड़ी चलानी थी, पर वॉल पहले से ही अच्छी गाड़ी चलाना जानता था, क्योंकि बीच में उसे एक बार सरवाइव करने के लिए गाड़ियां चुराकर अपना गुजारा करना पड़ा था। खैर, अब दूसरे राउंड वाले दिन पर सभी कंटेस्टेंट्स को बताया जाता है कि उन्हें एक गाड़ी और एक पार्सल दिया जाएगा, जिसे लेके उन्हें सेफली फिनिश लाइंस तक पहुंचाना है, और रास्ते में उनके ऊपर हंटर्स हमला करेंगे, जिन्हें गाड़ी में रखे हथियारों से जान से भी मारा जा सकता है। और इस राउंड को सबसे पहले जो 2 बंदे फिनिश लाइन को क्रॉस करेंगे, लास्ट मुकाबला उन्हीं दोनों के बीच में होगा। अब ये कॉम्पिटिशंस उन हंटर्स के लिए भी था, क्योंकि अगर उनमें से कोई भी हंटर प्लेयर से पार्सल छीनने में कामयाब हो जाता तो उसे जेल से रिलीज कर दिया जाता। खैर, अब रेस जैसे ही चालू होती है तो सब तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं, जिस दौरान हंटर्स भी पीछे से उनके ऊपर अंधाधुंध गोलियां चलाने लग गए थे। तब वॉल और बाकी कंटेस्टेंट्स तो कुछ हंटर्स को जान से भी मार देते हैं, और वॉल अपनी कमाल की ड्राइविंग स्किल्स के कारण मुसीबतों से बचकर आगे निकलता जाता है। तभी रियो मुसीबत बढ़ाने के लिए पास में मौजूद कुछ बिल्डिंग्स में बॉम्ब ब्लास्ट करता है, जिससे वो बिल्डिंग गाड़ियों के सामने गिरने लग गई थी। इससे बस 4 गाड़ियां बचती हैं, जिनमें से एक गाड़ी वॉल की थी। उनमें से एक गाड़ी दूसरी गाड़ी को ब्लास्ट कर देती है, और तभी 2 बाइक सवार हंटर्स वॉल की गाड़ी पे भी बुरी तरह हमला करते हैं। उस दौरान वॉल उन दोनों का एक्सीडेंट करवा देता है, लेकिन तभी एक हंटर की गाड़ी उसे भी टूटी हुई बिल्डिंग के मलबे की तरफ ढकेलने लगती है। पर इस बार भी वॉल जैसे तैसे खुद को संभाल लेता है, लेकिन जैसे ही वो वापस से ट्रक पर आया, वैसे ही एक हंटर की गाड़ी उसकी गाड़ी को टक्कर मारती है, और वॉल की पूरी गाड़ी काफी बार पलटकर बर्बाद हो जाती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि वॉल गेम जीतकर अपने पैकेज को सुरक्षित फिनिश लाइन तक लेके जा पाएगा, या फिर हंटर्स के हाथों मारा जाएगा? और अगर वो जिंदा बचकर ब्लैक नाइट बन भी जाता है, तो भी सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब रियो को पता चलेगा कि वॉल वही म्यूटेंट है जिसको वो इतने समय से ढूंढ रहा है, तो रियो वॉल को पकड़ने के लिए क्या करेगा? माफ करना, वीडियो को बड़ा होने के कारण मैं इन सभी सवालों के जवाब आपको इस पार्ट की जगह दूसरे पार्ट में दूंगा, पर क्या आप इसके दूसरे पार्ट को देखना चाहते हैं, और क्या आपको इसकी कहानी पसंद आ रही है? कमेंट करके इस बारे में जरूर बताना कि पार्ट 2 या फिर न्यू सीरीज हर बार की तरह अगर 100 लोग भी इसके सेकंड पार्ट की डिमांड करते हैं, तो उन 100 लोगों के लिए भी जल्द से जल्द इसका सेकंड पार्ट चैनल पे लेके आना मेरी जिम्मेदारी है, और वीडियो को हाइप करना आप लोगों की। तो जल्दी वीडियो को हाइप करो और मैं इस